वेलकम बैक टू इलियम साइंस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स और क्लास नंबर 10 में आपका स्वागत है। आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट में आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। आयनन एंथैल्पी की परिभाषा क्या होगी कि विलगित गैसीय परमाणु आइसोलेटेड गैसेस एटम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी क्या कहलाएगी? आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। इस इलेक्ट्रॉन को हटाना है, ये वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है, तो जो भी एनर्जी लगी वो कहलाएगी आयनन एंथैल्पी। ये आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका एक बार बैकअप दे देता हूँ। तो आयनन एंथैल्पी के लिए कहा गया कि ग्राउंड स्टेट में, कौन सी स्टेट लेनी है हम? ग्राउंड स्टेट में आइसोलेटेड गैसेस एटम के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो भी एनर्जी लगेगी वो कहलाएगी आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। अब हम क्या करते हैं, न्यूट्रल एटम लेते हैं। तो न्यूट्रल एटम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो भी एनर्जी लगेगी वो उसकी कहलाएगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या प्रथम आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। इसी प्रकार से अगर हम उस कैटायन से एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी? आपकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। क्लियर हुई चीज़ ये? अब इसी प्रकार से अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो वो कहलाएगी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। अब अगर हम देखें कि ये जो क्रमागत आयनन विभव आए हैं, कौन से? प्रथम, सेकेंड और थर्ड, इनका ऑर्डर क्या रहेगा? तो कहा जाता है कि जो फर्स्ट आई होती है आयनन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मान द्वितीय आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या होगा? कम होगा। और द्वितीय का किससे कम होगा? थर्ड से। ये सक्सेसिव आईपी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसका कारण देखते हैं कि जो हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हटाया वो कहाँ से हटाया था? उदासीन परमाणु या न्यूट्रल एटम से हटाया। दूसरा और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है वो कहाँ से निकलता है? कैटायन से निकलता है। और जो कैटायन की जो साइज होती है वो क्या होती है? हमेशा न्यूट्रल एटम से क्या होगी? छोटी होगी। तो आपके सामने ये एक साइज का ऑर्डर दिया गया है कि ये कैटायन हुआ और कैटायन की साइज क्या होगी? इस न्यूट्रल एटम से हमेशा क्या होगी? ये छोटी होगी। तो जब साइज छोटी है तो क्या रहेगा? उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या होगा? ज़्यादा रहेगा, नाभिक का आकर्षण ज़्यादा रहेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी? हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो आईपी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये साइज बताएगी आपके पास कि एनायन की साइज है, फिर ये न्यूट्रल एटम, और न्यूट्रल एटम से कैटायन क्या होगा? छोटा होगा। तो हम लोग इस तरफ जाते हैं तो साइज क्या हो रही है? ये डिक्रीज हो रही है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो आयनन एंथैल्पी होती है उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो हम लेते हैं वो लेते हैं एटॉमिक रेडियस। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है तो क्या होगी? उसकी जो आईपी है वो आईपी क्या होगी? यहाँ डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज बढ़ेगी। साइज बढ़ने से इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेगा। सेकंड फैक्टर देखते हैं जेड इफेक्टिव, कि जेड इफेक्टिव जो होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो हम बोलेंगे कि जो आई है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जितना ज़्यादा होगा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा रहेगा। थर्ड फैक्टर देखते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होगा कि शिल्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है, शिल्डिंग इफेक्ट कैसे बढ़ता है उससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। तो शिल्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो क्या होगा? आई क्या होगा? उसका डिक्रीज हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल होते हैं। फोर्थ फैक्टर देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा? हाफ फील्ड और फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड
जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। हाफ फील्ड का मतलब बताता हूँ कि अगर आपको कहीं D5 मिलता है और अगर कहीं आपको F7 मिलता है, या फिर मैं आपको बोलता हूँ कहीं आपको P3 मिलता है, तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। और फुलफिल्ड का मतलब हो गया P में अपने को कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 6 इलेक्ट्रॉन मिले, D में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और F में कितने मिले, 14। तो अगर ये कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और हमें IP अगर कंपेयर करना है तो हम इन एलिमेंट्स की क्या करेंगे, IP की वैल्यू ज़्यादा लेंगे। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो होगी साइज़ बढ़ेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब हो गया n की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, IP उसका डिक्रीज़ होगा। तो ये जो फैक्टर है वो उसको IP को अफेक्ट करने वाले हैं, जो हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा आपका बैकअप हो जाएगा यहाँ। अब हम इसका वेरिएशन देखते हैं कि ग्रुप में आयनन एंथैल्पी कैसे चेंज होती है। तो ग्रुप में हम कहाँ चलते हैं, अप टू डाउन चलेंगे। तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर IP की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। कारण क्या हुआ कि ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज़ क्या होती है, बढ़ती है। क्या होगी, साइज़ बढ़ेगी। और यहाँ एक फैक्टर हम और डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा, शिल्डिंग इफेक्ट की बात भी कर लेते हैं कि ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होगा कि ये जो इनर सेल है इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। जैसे ये मेरा वैलेंस सेल का ले लिया मैंने, ये वैलेंस सेल है, ठीक है ना। अब ये इसमें इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। रिपेल करने से इस न्यूक्लियस और इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। कम होगा तो साइज़ बढ़ेगी, और साइज़ बढ़ने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेगा, आसानी से निकलेगा। तो IP की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ग्रुप में हम ध्यान रखेंगे, जनरल ट्रेंड क्या हो जाएगा कि IP की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगी। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि आवर्त में या पीरियड में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो पीरियड में हम चलेंगे हमेशा कहाँ से, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा कि जो प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान सामान्यतः जनरली क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। कारण कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। क्या बढ़ता है, जेड इफेक्टिव। नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज होगा, जिससे आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। इससे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिएगी, ज़्यादा चाहिएगी। तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये IP में एक जनरल ट्रेंड दिया गया है। अब कंपेयर करते हैं कि अगर ट्रांजिशन एलिमेंट को S ब्लॉक एलिमेंट्स और P ब्लॉक एलिमेंट से कंपेयर किया जाए कि इनकी IP क्या रहेगी, तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं कि ये कुछ इस प्रकार की व्यवस्था मिलती है हमें। और ये तो होता है अपना S ब्लॉक और ये होता है P ब्लॉक। इन दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट होता है, यहाँ अपना D ब्लॉक होता है, ठीक है ना। तो जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा प्रेजेंट है, S ब्लॉक एलिमेंट है। तो जब अपन कंपेयर करते हैं S और D को, तो S ब्लॉक एलिमेंट की साइज़ क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। इस कारण से इनकी जो IP होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि S ब्लॉक एलिमेंट से D ब्लॉक एलिमेंट की IP तो होती है ज़्यादा, लेकिन अगर P ब्लॉक एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो D ब्लॉक एलिमेंट की जो IP होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज़्यादा IP किसकी मिली, P ब्लॉक की, फिर किसकी मिली, D ब्लॉक की, और फिर किसकी मिलेगी आपको, S ब्लॉक एलिमेंट की मिलेगी। ये एक ट्रेंड आपके पास आएगा कि P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट की जो IP है वो P ब्लॉक एलिमेंट से कम और S ब्लॉक एलिमेंट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, उनके आयनन एंथैल्पी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। रीजन सिंपल सा है कि सीधा सा लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या हो जाएगा, नाभिक की आवेश, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और साइज में क्या होगी, कमी होगी। तो जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। क्लियर, इसलिए साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब हम बात कंपेयर करते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन तीनों को कंपेयर करें तो इनके जो आयनन एंथैल्पी की वैल्यू हम देखते हैं तो वो क्या मिलती है, हमें बहुत ज़्यादा हाई मिलती है। अब इसका कारण क्या होता है, देखो कि ये जो जिंक, कैडमियम, मरकरी होते हैं ना, वो पीरियोडिक टेबल के 12th ग्रुप के एलिमेंट्स है,
और इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं D10NS2। मतलब क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और अगर हमें स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करनी है तो एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी, ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसलिए इनकी जो IP होती है वो क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो Mn है, इस Mn की जो द्वितीय आयनन एंथैल्पी है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्रोमियम की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या होती है, कम होती है। आयनन भी वो कंपेयर करना है। तो रीजन है कि जो Mn होता है उस Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Mn प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा, 3d5 4s1 होगा, और क्रोमियम प्लस आयन का क्या है, 3d5 4s0। कैसे, एक बार देखो कि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं न्यूट्रल एटम का, एटॉमिक नंबर होता है 24, तो हम लोग लिखते थे 3d5 और हमने लिखा था 4s1 लिखा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्रोमियम में से एक इलेक्ट्रॉन हटा रहा हूँ। तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो एनर्जी लगी वो एनर्जी कौन सी कहलाएगी, उसकी प्रथम आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। क्लियर है। तो ये जो बन जाएगा वो होगा क्रोमियम प्लस। अब क्रोमियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो वो कैसा मिलेगा आपको, 3d5 मिलेगा। और जो 3d5 है ये मैंने अभी आपसे कहा, थोड़ी देर पहले बताया कि ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो कैसा है, हाफ फिल्ड। कैसा है ये, हाफ फिल्ड है ये, अर्धपूरित हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड कैसा होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन हटेगा वो कहाँ से हटेगा, क्रोमियम में D5 से हटेगा जो कि स्टेबल है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, Mn की बात करते हैं, तो जो Mn होता है उस Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो एटॉमिक नंबर 25, तो हमने लिखा 3d5 4s2 लिखा। अब आपने क्या कर दिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो ये जो एनर्जी लगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी, उसकी फर्स्ट आई कहलाएगी। ये एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया मैंने इसमें से, और ये जो बन गया अपना क्या बना, ये Mn+1 बना। और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो हुआ आपके पास 3d5 4s1 हुआ। अब जो Mn है उस Mn में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग हटाएंगे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटेगा, 4s से हटेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हुआ, स्टेबल है। तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो क्रोमियम +2 में 3d5 से हटता है जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्रोमियम की Mn से क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और कंपेयर करते हैं हम लोग कि Fe और Mn को कंपेयर करना है। किसको, Fe की थर्ड IP और Mn की थर्ड IP। इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो अपने पास क्या रहेगा कि जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो Fe की क्या होती है, Mn से कम आती है। कारण देखते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ किसका, Mn का, अभी मैंने लिख के बताया, तो Mn का आप लोगों ने लिखा था 3d5 और 4s2 लिखा। क्लियर है। अब देखो मुझे क्या करना है, इस Mn को Mn+2 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, डाइवेलेंट कैटायन से निकलेगा। ठीक है ना। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएंगे, तो क्या बचा, 3d5 बचा। क्या बचा, 3d5 बचा। और मैं अगर Fe की बात करता हूँ तो Fe में से दो इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था, 3d6 और 4s2 था। ये 4s2 आया। अब हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ हटा दिए तो इसको किस में कन्वर्ट किया, Fe+2 में कन्वर्ट किया, और दो इलेक्ट्रॉन कौन से हटेंगे, ये वाले हटेंगे। तो ये जो बना वो क्या बना आपका, 3d6। अब आप खुद कंपेयर कर लीजिए कि इन दोनों में से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। तो ये देखो ये हाफ फिल्ड है 3d5 और ये कैसा होता है, स्टेबल है। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन हटाना है तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से हटेगा। किसके लिए,
Mn के लिए, इसलिए Mn की जो थर्ड IP होगी वो Fa की तुलना में क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। क्लियर। अब कॉपर और क्रोमियम के लिए जो सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो वो क्या मिलती है, हाई मिलती है। सिंपल सा रीज़न है कि क्रोमियम और कॉपर इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद क्रोमियम किस में कन्वर्ट होगा, Cr+3 में। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3d5। और अगर कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया वो क्या मिला हमें, 3d10 मिला। और ये दोनों ही कैसे होते हैं, ये तो हुआ हाफ फिल्ड, कैसा हुआ ये हुआ हाफ फिल्ड, और ये कैसा हुआ, फुल फिल्ड हुआ। दोनों ही स्टेबल है, और स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करनी है तो एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा। तो क्रोमियम और कॉपर के लिए जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी या आयनन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, हमेशा हाई होगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं कि 5D सीरीज़ को 3D और 4D से। तो 5D सीरीज़ के लिए जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। इसको हम एक ग्राफ से देखते हैं। ये जो दी हुई है वो कौन सी है, 5D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। और ये जो लिखी गई है वो कौन सी सीरीज है, 3D सीरीज है। और ये AG वाली कौन सी होगी आपके पास, 4D। तो 5D सीरीज जो है उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनन एंथैल्पी, वो क्या होती है, हाई होती है। अगर हम रीजन देखें तो रीजन सिंपल सा आपके पास मिलता है कि अगर 5D सीरीज में पीरियोडिक टेबल में हम लोग जाते हैं, किस में जाए हम लोग, पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखी होगी वहाँ, तो लैंथेनम La और 50, जिसका एटॉमिक नंबर क्या था, 57। और उसके बाद में आपका एक एलिमेंट आया था हैफनियम, जो 5D सीरीज़ का था, 72। यहाँ इन दोनों के बीच में 14 लेंथेनाइड्स प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, 14 लेंथेनाइड एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, लेंथेनाइड्स प्रेजेंट है। इन लेंथेनाइड्स में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है, 4f में भरा जाता है। और मैंने आपको जब शिल्डिंग इफेक्ट पढ़ाया था, पहले वाले वीडियो देखोगे आप लोग, तो उसमें बताया था कि f सबशेल होता है, उसकी जो शिल्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। तो वो क्या करता है, न्यूक्लियस को प्रॉपरली सील्ड नहीं कर पाता है। इससे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसको हमने कहा था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, 5D सीरीज़ की जो आयनन एंथैल्पी है वो 4D और 3D 4D सीरीज़ की अपेक्षा क्या होगी, वो हाई मिलेगी।